Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को बिग एम मेथड की मदद से सॉल्व करना सीखेंगे। किस तरीके से बिग एम मेथड की मदद से हम किसी भी एलपीपी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने सिंप्लेक्स मेथड को सीखा था। अगर किसी स्टूडेंट ने प्रीवियस वीडियो नहीं दे रखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। जो बिग एम मेथड होता है स्टूडेंट्स, वो सिंप्लेक्स मेथड का ही एक मॉडिफाई वर्जन है। तो जिस तरीके से हमने सीखा था कि सिंप्लेक्स मेथड में अगर लेसर देन इक्वल टू का साइन आपको प्रॉब्लम में दिखे तो उस केस में हम स्लैक वेरिएबल ऐड कर दिया करते थे। बिग एम मेथड में क्या होता है, बिग एम मेथड में भी सेम रहता है। अगर लेसर देन इक्वल टू है आपके कंस्ट्रेंट में तो आप स्लैक वेरिएबल को ऐड करेंगे, लेकिन अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू है कंस्ट्रेंट में तो आपको दो चीज करनी पड़ती है यहाँ पर। एक तो स्लैक वेरिएबल माइनस करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और साथ साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल अपने कंस्ट्रेंट में ऐड करना पड़ता है। बस ये थोड़ा सा ही चेंज है जो हमें बिग एम मेथड में देखने को मिलता है। बाकी जो क्वेश्चन है वो पूरा सिंप्लेक्स मेथड की तरह से होता है। चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूजिंग बिग एम मेथड। ये मिनिमाइजेशन जेड का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें मिनिमाइज करना है अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, जो कि है 7x1 प्लस 15x2 प्लस 20x3 सब्जेक्ट टू टू कंस्ट्रेंट्स। तो दो कंस्ट्रेंट हमें यहाँ पर दे रखे हैं। पहला है 2x1 प्लस 4x2 प्लस 6x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 24, एंड सेकेंड वन इज 3x1 प्लस 9x2 प्लस 6x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, एंड x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। आइए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जो भी हम क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हमें जो भी प्रॉब्लम गिवन होती है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। मतलब इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें कैसे लिखना पड़ता है। हम लिखेंगे मिनिमाइज z इक्वल टू 7x1 प्लस 15x2 प्लस 20x3 सब्जेक्ट टू, अब जो हमारे कंस्ट्रेंट है वो हम लिखेंगे 2x1 प्लस 4x2 प्लस 6x3। अब देखिए, ये जो कंस्ट्रेंट था यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है। तो अभी हमने सीखा ग्रेटर देन इक्वल टू में हमें क्या करना होता है। एक तो स्लैक वेरिएबल माइनस करना होता है और दूसरा आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना होता है। तो एक स्लैक वेरिएबल 1 हम यहाँ पर माइनस कर देंगे और दूसरा आर्टिफिशियल वेरिएबल हम इसमें ऐड कर देंगे, जिससे ये इक्वल हो जाएगा 24 के। वैसे ही दूसरे कंस्ट्रेंट के साथ हम करेंगे। दूसरा कंस्ट्रेंट है हमारा 3x1 प्लस 9x2 प्लस 6x3। अब यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है तो हम सेम वही करेंगे। स्लैक वेरिएबल सेकंड हम माइनस कर देंगे एंड सेकंड आर्टिफिशियल वेरिएबल हम इसमें ऐड कर देंगे, इक्वल टू है 30। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर वेरिएबल्स क्या क्या हो जाएंगे, x1 x2 x3 s1 s2 a1 a2, और ये सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएंगे। अब इन्हीं स्लैक वेरिएबल्स और आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी माइनस एंड ऐड करेंगे, ओके। तो यहाँ पर हम जैसे अपना स्लैक वेरिएबल है तो स्लैक वेरिएबल को हम 0 कोफिशिएंट के साथ ऐड करते हैं, और जो हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल है हम इसको m के साथ ऐड करेंगे, ma1 प्लस ma2। m क्या होता है स्टूडेंट, m का मतलब होता है मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। तो हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को मैक्सिमम पॉजिटिव वेरिएबल के साथ इनटू करेंगे, ओके स्टूडेंट। इसके बाद हमें अपनी इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनानी होती है और ये सारी वैल्यूज को वहां पर पुट करना होता है, और देखते हैं कि क्या हम ऑप्टिमैलिटी कंडीशन तक रीच कर पाएंगे या नहीं। तो आइए देखते हैं इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल किस तरीके से बनती है। फॉर्मेट हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर ही रखा है। तो यहाँ पर हमारा CBI आता है, यहाँ CJ बेसिक वेरिएबल, सॉल्यूशन, रेसो, ZJ और CJ माइनस ZJ। अब जो भी हमारे बेसिक वेरिएबल्स हैं मैं सबसे पहले उसको नोट डाउन कर लेता हूँ। तो क्या बेसिक वेरिएबल्स हैं हमारे पास, x1 है, x2 है, x3 है, s1 है, s2 है, a1 है एंड a2 है। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो हमारे कोएफिशिएंट है हम उन्हें नोट डाउन करते हैं। तो x1 के साथ यहाँ पर क्या है, 7 है, x2 के साथ 15 है, x3 के साथ हमारा 20 है, s1 के साथ 0 है, s2 के साथ भी 0 है, a1 के साथ m नोट डाउन किया था हमने, एंड a2 के साथ भी हमारा m है। अब यहाँ पर हमारे को कॉलम वाइज में बेसिक वेरिएबल्स में अपने आर्टिफिशियल वेरिएबल नोट डाउन करने हैं। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या क्या है हमारे, a1 एंड a2
एंड यहाँ पर बेसिक वेरिएबल के कोएफिशिएंट, तो इनके कोएफिशिएंट क्या है, दोनों के कोएफिशिएंट m एंड m है। ओके, और यहाँ पर अब हमें कंस्ट्रेंट का जो डेटा है उसको शो करना है। तो यहाँ पर x1 के नीचे फर्स्ट कंस्ट्रेंट का डेटा क्या क्या है, 2, x2 के लिए है 4, x3 के लिए है हमारा 6, s1 यहाँ पर है तो उसके लिए हमारा -1 आ जाएगा, s2 नहीं है तो 0, a1 हमारा यहाँ पर है तो उसके लिए 1 आ जाएगा, a2 नहीं है उसमें तो 0। उसी तरीके से सेकंड कंस्ट्रेंट का डेटा हम नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर है 3, देन 9, x3 के लिए है 6, s2 है, s1 नहीं है तो 0, s2 के लिए हमारा -1 आ जाएगा। वैसे a2 है, a1 नहीं है तो a1 के लिए 0 और a2 के लिए 1 आ जाएगा। और सॉल्यूशन में जो टोटल है हम यहाँ लिख देंगे 24 एंड 30। इसके बाद स्टूडेंट हमें अपना ZJ कैलकुलेट करना होता है। तो ZJ किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, अपनी सपोज यहाँ का हमें ZJ कैलकुलेट करना है तो ये CBI वैल्यू को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इस CBI वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ का ZJ आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय m प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय m, तो क्या हो जाएगा 2m प्लस 3m कितना हो गया 5m। उसी तरीके से 4m प्लस 9m कितना हो जाता है हमारा 13m। वैसे 6m प्लस 6m ये हो जाएगा हमारा 12m। वैसे -m प्लस m, सॉरी -m प्लस 0, 0 मल्टीप्लाई बाय m 0 हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा -m। वैसे m मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस m मल्टीप्लाई बाय -1 तो ये भी हमारा -m रहेगा। m मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस m मल्टीप्लाई बाय 0 तो खाली m रहेगा। उसी तरीके से m मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस m मल्टीप्लाई बाय 1 इज m, एंड लास्ट m मल्टीप्लाई बाय 24 24m प्लस m मल्टीप्लाई बाय 30 30m, तो 30m प्लस 24m इज 54m। तो हमने इस तरीके से ZJ भी कैलकुलेट कर लिया है। अब फाइनल हम अपना CJ माइनस ZJ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो CJ माइनस ZJ, CJ वैल्यू ये रही, ZJ वैल्यू ये रही, तो 7 माइनस 5m हो जाएगा फर्स्ट का, 7 माइनस 5m। उसी तरीके से 15 माइनस 13m, 15 माइनस 13m, फिर 20 माइनस 12m, 20 माइनस 12m, 0 माइनस माइनस m तो प्लस m हो जाएगा ये। उसी तरीके से 0 माइनस माइनस m ये भी पॉजिटिव m हो जाएगा, m माइनस m इज 0, m माइनस m इज 0। अब हमने यहाँ पर अपनी सिंप्लेक्स टेबल भी फिल कर ली है, इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। अब जो क्वेश्चन हमारा था वो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम था, तो हमें पता है स्टूडेंट कि मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में ऑप्टिमलिटी कंडीशन क्या होती है कि CJ माइनस ZJ की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, मतलब 0 या फिर पॉजिटिव वैल्यूज। तो यहाँ पर हमें 0 भी दिख रहा है, पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू भी हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम ऑप्टिमलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाए हैं। अब क्योंकि हम ऑप्टिमलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाए हैं इसलिए हमें फर्दर सिंप्लेक्स टेबल बनानी पड़ेगी, आइटरेशन 1 बनाना पड़ेगा। अब उसको बनाने के लिए हमें यहाँ पर उसके लिए एंटरिंग वेरिएबल और लीविंग वेरिएबल चाहिए होते हैं, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, CJ माइनस ZJ में से लीस्ट हमें को मोस्ट जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसको फाइंड आउट करना पड़ता है, जिसकी मदद से हम की कॉलम फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद रेशो निकाल के हम की रो फाइंड करते हैं ताकि हमें पता लग पाए कि नेक्स्ट टेबल के लिए हमारा एंटरिंग और लीविंग वेरिएबल क्या होगा। अब देखिए इस यहाँ पर हमारा CJ माइनस ZJ में जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है वो कौन सी है, तो 3 नेगेटिव वैल्यूज हैं, एक -5m है, एक -13m है, एक -12m है। तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ये वाली है 15 माइनस 13m, तो हम ये वाली कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा की कॉलम के नाम से जाना जाएगा। अब की कॉलम जो है, अब सॉल्यूशन से की कॉलम को हम डिवाइड करेंगे तो उससे हमारा रेशो फाइंड आउट हो जाएगा। तो 24 डिवाइड बाय 4, 24 डिवाइड बाय 4 कितना होता है स्टूडेंट 6। उस तरीके से 30 डिवाइड बाय 9 ये हमारा हो जाएगा सॉल्व करके फर्दर 10 डिवाइड बाय 3। अब रेशो में से हमें क्या फाइंड करना होता है, लीस्ट पॉजिटिव। तो लीस्ट पॉजिटिव कौन सा होगा स्टूडेंट, ये वाला होगा लीस्ट पॉजिटिव। अब ये जो लीस्ट पॉजिटिव आया है इसकी मदद से हमें क्या मिल गया स्टूडेंट, इसकी मदद से हमें की रो मिल गया है अपना। ओके, और हमें पता है कि जहां पर हमारा की रो और की कॉलम इंटरसेक्ट करता है तो वो एलिमेंट हमारा की एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। की एलिमेंट के ऊपर जो हमारा वेरिएबल होता है वही हमारा नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल के लिए एंटरिंग वेरिएबल होगा, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल के लिए ये लीविंग वेरिएबल होगा। मतलब जो हम अपनी नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे वहां पर A2 की जगह हम क्या लिखेंगे, X2 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स हम अपनी न्यू सिंप्लेक्स टेबल बना रहे हैं जिसका नाम है आइटरेशन 1। इस सिंप्लेक्स टेबल में CJ वैल्यूज एंड बेसिक वेरिएबल मैंने फिलअप कर दिया है।
तो प्रीवियस सिंप्लेक्स टेबल में हमें पता चल गया था कि हमारा एंटरिंग एंड लीविंग वेरिएबल क्या होने वाला है। तो एंटरिंग वेरिएबल हमारा x2 होगा और लीविंग वेरिएबल a2 होगा। a1 हमारा एज इट इज रहेगा, तो हम उसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो a1 एज इट इज रहेगा, a1 का कोएफिशिएंट क्या था, m था। और एंटरिंग वेरिएबल क्या हो गया स्टूडेंट, हमारा एंटरिंग वेरिएबल हो गया x2। तो a2 की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर x2 लिखेंगे, और x2 का कोएफिशिएंट क्या है, 15 है। अब हम यहाँ पर वैल्यूज फिल करेंगे अपनी एंटरिंग वेरिएबल की एंड जो न्यू रो है उसकी। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में फॉर्मूला सीख रखा है कि जो हम एंटरिंग वेरिएबल की न्यू वैल्यूज निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड वैल्यू डिवाइड बाय की एलिमेंट। तो यहाँ पर हमारी एंटरिंग वेरिएबल जो हम निकालेंगे उसकी न्यू वैल्यू, तो उसके लिए ओल्ड वैल्यूज क्या क्या है, तो देखिए ओल्ड वैल्यूज क्या क्या है, 3 है, 9 है, 6 है, 0 है, -1, 0, 1 एंड 30। अब इन सारी वैल्यूज को हम की एलिमेंट से डिवाइड करेंगे जो कि है 9, और हमारी यहाँ पर वैल्यूज आ जाएगी। तो 3 डिवाइड बाय 9, 9 डिवाइड बाय 9, 6 डिवाइड बाय 9, 0 डिवाइड बाय 9, ऐसे ही -1 डिवाइड बाय 9, 0 डिवाइड बाय 9, 1 डिवाइड बाय 9 एंड 30 डिवाइड बाय 9। और चलिए नोट डाउन करते हैं इसको। तो जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो फर्स्ट है हमारा 3 डिवाइड बाय 9। तो 3 डिवाइड बाय 9 क्या होता है, 1/3। 9 डिवाइड बाय 9 इज 1 एंड 6 डिवाइड बाय 9 इज 2/3 एंड 0 डिवाइड बाय 9 इज 0, -1 डिवाइड बाय 9 इज -1/9, 0 डिवाइड बाय 9 इज 0। अब देखिए स्टूडेंट, a2 वेरिएबल जो था हमारा प्रीवियस सिंप्लेक्स टेबल में, a2 वेरिएबल जो है वो लीविंग वेरिएबल था। तो हम a2 वेरिएबल की कोई भी वैल्यू नोट डाउन नहीं करेंगे, जिस वेरिएबल ने लीव कर दिया उसके लिए हम यहाँ पर डैश लगा देंगे। ओके स्टूडेंट, और लास्ट जो है सॉल्यूशन के लिए जो वैल्यू थी 30 थी, इसको भी डिवाइड बाय 9 कर लेते हैं। तो 30 डिवाइड बाय 9 हमारा हो जाता है 10/3। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम अपनी अब न्यू रोज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो न्यू रो के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, उसका फॉर्मूला होता था ओल्ड वैल्यू माइनस कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इनटू कॉरस्पॉन्डिंग न्यू वैल्यू। आइए नोट डाउन करते हैं। तो देखिए ओल्ड वैल्यू क्या क्या है, इसको हम नोट डाउन कर लेंगे, उसमें से हम माइनस करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू। तो की कॉलम वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पर इसके लिए की कॉलम वैल्यू 4 है, और न्यू वैल्यूज अभी हमने फाइंड आउट करी है, उसी से हम इन्हें इनटू कर देंगे। आइए सबसे पहले इसे नोट डाउन करके यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने की रो के लिए हम अपनी जो न्यू रो है उसके लिए मैंने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है ओल्ड वैल्यू। तो ओल्ड वैल्यू क्या क्या थी मैंने सारी नोट डाउन कर ली थी, जैसे 2, 4, 6, -1, 0, 1 एंड 24। उसके बाद हमने माइनस किया कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू। तो की कॉलम वैल्यू यहाँ पर 4 थी, तो सबके लिए 4 हो जाएगी, और इसे इनटू किया है हमने अपनी न्यू वैल्यू से, कॉरस्पॉन्डिंग न्यू वैल्यूज। तो कॉरस्पॉन्डिंग न्यू वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट करी थी उसी वैल्यू से हमने उसे क्या करा है, इनटू करा है। तो इस तरीके से हमारी न्यू रोज की ये वैल्यू आ गई है। अब मैं इसे यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ। तो क्या क्या वैल्यूज आई हैं, x1 के लिए आई है 2/3, x2 के लिए आई है हमारी 0, x3 के लिए आई है 10/3, s1 के लिए आई है -1, s2 के लिए आई है 4/9, a1 के लिए आई है 1। देखिए a2 क्योंकि लीव कर गया था तो उसके लिए डैश लगाएंगे, और सॉल्यूशन के लिए आई है यहाँ पर 32/3। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज फिल कर दी हैं। अब हम ZJ की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट ZJ की वैल्यूज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको पता ही है, CBI वैल्यू को हम इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इस CBI वैल्यू को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और आपस में दोनों को ऐड कर देंगे, तो इस एलिमेंट का हमारे को वैल्यू मिल जाएगी। तो m मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये होता है 2/3m प्लस 5, 3 और ये कट जाएगा तो 5 यहाँ पर रिमेनिंग रह जाएगा। इसी के बाद m मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 15, m मल्टीप्लाई बाय 10/3 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 2/3 इज 10/3m प्लस 10, m मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 0 इज -m, m मल्टीप्लाई बाय 4/9 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय -1/9 इज 4/9m minus 5/3, m multiply by 1 plus 15 multiply by 0 is m, यहाँ डैश। वैसे ही 32/3 multiply by m plus 10/3 multiply by 15 is 32/3m plus 50। तो हमने यहाँ पर ZJ की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। अब इसके बाद हमें CJ माइनस ZJ निकालना है। तो CJ माइनस ZJ, CJ इज 7 माइनस 2/3m प्लस 5 इज -2/3m प्लस 2, 15 माइनस 15 इज 0, 20 माइनस 10/3m प्लस 10 इज -10m/3,
प्लस 10। 0 माइनस माइनस m इज पॉजिटिव m, 0 माइनस माइनस 4m माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4nm प्लस 5/3। m माइनस m इज 0, यहाँ डैश। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने cj माइनस जेड भी कैलकुलेट कर लिया है। अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या cj माइनस जेड की सारी वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं। तो देखिए ये 0 है, ये 0 है, पॉजिटिव वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव नहीं दिख रही इसके रिमेनिंग, तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो मतलब अभी भी हम ऑप्टिमलिटी कंडीशन पर नहीं पहुंच पाए हैं। तो नहीं पहुंच पाए हैं इसलिए हमें एक और सिंप्लेक्स टेबल बनानी पड़ेगी फर्दर, और नई सिंप्लेक्स टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है स्टूडेंट, cj माइनस जेड में से मोस्ट नेगेटिव वैल्यू फाइंड करना होता है, जिसकी मदद से हम की कॉलम, फिर की रो, फिर एंटरिंग वेरिएबल और लीविंग वेरिएबल पता लगा पाते हैं और उसे न्यू सिंप्लेक्स टेबल में डालने के लिए ढूंढते हैं। तो चलिए फिर से फर्दर सॉल्व करते हैं। अब cj माइनस जेड में से हमें फिर से यहाँ पर मोस्ट नेगेटिव वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो कौन सी है मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, -2/3m या फिर -10/3m या फिर -4/3m, तो बताइए स्टूडेंट। तो देखिए ये जो है हमारी -10/3m ये मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है, तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, तो इसकी मदद से हमें की कॉलम मिल जाएगा। अब हम सॉल्यूशन को अपने की कॉलम से डिवाइड करेंगे और रेशो को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 32/3 डिवाइड बाय 10/3 कितना होगा 16/5। उसी तरीके से 10/3 डिवाइड बाय 2/3 इज 5। अब रेशो में हमें क्या करना होता है, जो पॉजिटिव वैल्यू होती है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, उसको फाइंड आउट करना होता है, तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू इज दिस। ओके, तो इसकी मदद से हमें अब क्या मिल जाएगा, अपना की रो हमें फाइंड आउट हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा की रो हमें मिल गया है, और जहां पर की रो और की कॉलम आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा हो जाएगा की एलिमेंट। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा की एलिमेंट है। अब की एलिमेंट के जो ऊपर वेरिएबल है, उस वेरिएबल है वो अगली हमारी सिंप्लेक्स टेबल के लिए एंटरिंग वेरिएबल होगा, और की एलिमेंट के जो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है वो हमारे लिए क्या होगा, लीविंग वेरिएबल होगा। तो न्यू सिंप्लेक्स टेबल में हम a1 की जगह अब क्या लिखेंगे, x3 लिखेंगे, और x2 हमारा एज इट इज रहेगा। आइए बनाते हैं अपनी न्यू सिंप्लेक्स टेबल। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने cj और बेसिक वेरिएबल की वैल्यूज को फिल कर दिया है, जो कि एज इट इज सेम रहेगी। अब यहाँ पर हम इस लिविंग वेरिएबल की जगह अब नया एंटरिंग वेरिएबल डाल देते हैं, जो कि है हमारा x3, और यहाँ पर x3 का कोएफिशिएंट है उसको हम फिल कर देते हैं, दैट इज 20, और x2 हमारा सेम ही रहेगा, तो यहाँ पर अब हमारा आ गया x2 और उसका जो कोएफिशिएंट है वो है 15। अब यहाँ पर हम अपनी न्यू जो हमारी एंटरिंग वेरिएबल है उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, और जो न्यू रो है उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो न्यू वैल्यूज फॉर एंटरिंग वेरिएबल सेम फॉर्मूला हमारा रहेगा, ओल्ड वैल्यूज डिवाइड बाय की एलिमेंट। तो यहाँ पर ओल्ड वैल्यूज क्या थी, कुछ ये थी ओल्ड वैल्यूज, अब इन्हीं को हम की एलिमेंट से डिवाइड करेंगे। तो की एलिमेंट क्या आया था 10/3, तो पहली वैल्यू कैसे निकलेगी 2/3 डिवाइड बाय 10/3, वैसे सेकंड वैल्यू 0 डिवाइड बाय 10/3, थर्ड वैल्यू 10/3 डिवाइड बाय 10/3, देन 1 डिवाइड बाय 10/3, देन से 4/9 डिवाइड बाय 10/3। अब यहाँ पर a1 जो था, a1 के लिए हम डैश करेंगे, क्योंकि a1 जो है हमारा अब लिविंग वेरिएबल हो गया है, तो उसके लिए हम डैश पुट कर देंगे। a2 के लिए तो ऑलरेडी डैश है, वैसे सॉल्यूशन को भी हम ऐसे ही फाइंड आउट कर लेंगे, 32/3 डिवाइड बाय 10/3। आइए देखते हैं क्या क्या वैल्यूज आएगी। तो x3 की जो फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 1/5, देन 0, देन 1, देन -3/10, देन 2/15, a1 के लिए डैश, a2 के लिए डैश, एंड लास्ट इज 16/5। इसी तरीके से हम अपनी अब न्यू रोज की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो न्यू रो की वैल्यू को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारा होता है ओल्ड वैल्यू माइनस कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इनटू कॉरस्पॉन्डिंग न्यू वैल्यू। तो यहाँ पर ओल्ड वैल्यूज ये है हमारी, उसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू हमारी ये है, और न्यू वैल्यूज ये है। आइए मैं इसको यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ और बताता हूँ क्या क्या वैल्यूज आई है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने वैल्यूज को फिलअप कर दिया है, तो ये हमारी सारी ओल्ड वैल्यूज हैं जो कि यहाँ पर गिवन थी। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यूज को, तो ये हमारी कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू थी 2/3, तो सबके लिए 2/3 ही रहेगा। और हमने उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग न्यू वैल्यूज को यहाँ पर लिख दिया है जो कि हमारे पास आई थी। तो इसकी मदद से हमने अपनी न्यू रोज की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इसको अपने टेबल में फिल कर देंगे। तो फर्स्ट आया है हमारा 1/5, देन 1, देन 0, देन 1/5, देन -1/5, a1 के लिए डैश, a2 के लिए डैश, एंड लास्ट इज 6/5। तो इस तरीके से हमने ये दोनों चीज फाइंड आउट कर ली है।
अब हमें जेड जे फाइंड आउट करना है, तो जेड जे का सेम हमारा फॉर्मूला है, कोएफिशिएंट जो है उसको इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है प्लस इस कोएफिशिएंट को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड करना है। तो 20 इंटू 1/5 प्लस 15 इंटू 1/5, तो आंसर इज 7। 20 इंटू 0 प्लस 15 इंटू 1, आंसर इज 15। 20 इंटू 1 प्लस 15 इंटू 0 इज 20। 20 इंटू माइनस 3/10 प्लस 15 इंटू 1/5 is -3. 20 into 2/15 plus 15 into -1/5 is -1/3. Then यहाँ पर डैश डैश 20 into 16/5 plus 15 into 6/5 is 82. अब लास्ट हमें CJ और CJ माइनस ZJ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो CJ माइनस ZJ, ये CJ है ये ZJ है, तो 7 माइनस 7 इज 0, 15 माइनस 15 इज 0, 20 माइनस 20 इज ऑल्सो 0, 0 minus minus 3 is positive 3 and 0 minus minus 1/3 is positive 1/3. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर फिर सेम डैश हो गया। अब हम चेक करते हैं कि क्या इस बार ऑप्टिमलिटी कंडीशन तक रीच कर पाए हैं। तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए CJ माइनस ZJ सारी वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो 0 तो दिख रही हैं और ये वैल्यूज ग्रेटर देन 0 हैं। तो यस, हम इस बार अपने ऑप्टिमलिटी कंडीशन में पहुंच गए हैं। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन होगा वो फिनिश हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हम ऑप्टिमल कंडीशन तक पहुंचे हैं या नहीं हैं। तो अब हम लिख लेते हैं हमारी क्या क्या वैल्यूज आई हैं। देखिए स्टूडेंट, x2 की वैल्यूज 6/5 आई है, x3 की वैल्यू 16/5 आई है और x1 की वैल्यू कोई आई नहीं है, तो x1 की वैल्यू को हम 0 लेट करेंगे, तो x1 की वैल्यू 0 है। x2 की वैल्यू हमारी आई है 6/5 एंड x3 की वैल्यू हमारी आई है 16/5 और ये हमारा मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन था। और z की वैल्यू हमारी क्या आई है देखते हैं, 82। इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इन वैल्यूज को पुट करके देख सकते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था 7x1 प्लस 15x2 प्लस 20x3। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो 7 इंटू 0 प्लस 15 इंटू 6/5 प्लस 20 इंटू 16/5। तो ये तो हमारा 0 ही हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, 5 3 जा 15, ये 18 हो जाएगा, प्लस ये भी कट जाएगा और इसको आपस में मल्टीप्लाई करके आएगा 64। तो 18 प्लस 64 इज 82 और यही हमारी वैल्यू आई है। तो मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है हमारा बिग एम मेथड का। अगर कोई भी एलपीपी को आपको सॉल्व करना है यूजिंग बिग एम मेथड, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से हम कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड प्रॉब्लम को बिग एम मेथड की मदद से सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसको जरूर मैं आपके क्लियर करूंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।